मैं सत्यनारायण शर्मा साहित्य दृष्टि के इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जिस टॉपिक्स को, जिस अध्याय को आपके समक्ष अभी तक प्रस्तुत किया जा रहा है, वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा उद्घोषित है, लिखित है, जिसे आधुनिक भारत का मनु भी कहा जाता है। और हम लोग अभी तक इस तथ्य को पा रहे हैं कि जितने भी प्रश्नोत्तर हैं, सभी प्रश्नों का संबंध एक दूसरे से यदा कदा जुड़ता हुआ नजर आता है और प्रसंगानुकूल उत्तर को देने का सतत प्रयास करना चाहिए। परीक्षोपयोगी बात से तात्पर्य यह होता है कि हम परीक्षक को कितने अच्छे ढंग से समझा पाते हैं, कितने अच्छे ढंग से अपने विषय वस्तु को प्रस्तुत कर सकते हैं। यही परीक्षार्थी की विशेषता होनी चाहिए। इसके आधार पर मैंने कल इस अध्याय के 5 प्रश्नों का उत्तर संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया। और आज मैं अगला प्रश्न रख रहा हूं आपके सामने। लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों? यानी आज एक ज्वलंत समस्या हमारे समक्ष है, जाति प्रथा। और जाति प्रथा एक ऐसी ज्वलंत समस्या है जिसके कारण आदमी अधिक से अधिक प्रताड़ित हो रहा है, अधिक से अधिक उसका मानसिक शोषण किया जा रहा है, आर्थिक शोषण किया जा रहा है, जिसके कारण आर्थिक दृष्टिकोण से वह पूर्ण रूपेण कमजोर होते जा रहे हैं। हम पाते हैं कि लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते क्यों? वह समस्या है जाति प्रथा। जाति प्रथा एक ऐसी समस्या भारतवर्ष में जहां पर वह गरीबी और उत्पीड़न से भी आगे पहुंच गया है। जाति प्रथा का संबंध गरीबी और उत्पीड़न से भी है। गरीबी तो किसी जाति में हो सकती है, उत्पीड़न किसी जाति में हो सकता है, लेकिन तथ्यपूर्ण बात यह है कि जाति में गरीबी इसलिए आ जाती है कि उस जाति के व्यक्ति जब आधुनिक उद्योग धंधा की प्रगति के कारण बेरोजगार हो जाते हैं, तब उसकी गरीबी बढ़ जाती है। क्योंकि दुनिया की जो परिवर्तनशीलता है, उस परिवर्तनशीलता के अनुकूल सारी बातें बदलती रह जाती है। जो उद्योग आज फल फूल रहा है, कल वह उद्योग धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा सकता है। और जब उद्योग कमजोर पड़ेगा, तब जाति प्रथा कारण वह वर्ग अपने कार्य और पेशा को बदलेगा नहीं। जो गरीब और उत्पीड़न से भी ज्यादा क्या होगा? महंगा हो सकता है, दुखदायी हो सकता है। अभी तक जो लेखक ने अपने बात को स्पष्ट किया है, उस संदर्भ में यह है कि हिंदू धर्म में जाति बदलने की अनुमति नहीं है। और जब जाति को हम जब बदल नहीं पाते हैं, तब यह बहुत अधिक दुखदायी हो जाता है, इस अर्थ में कि हम जाति प्रथा कारण जिस पेशा में लगे हुए हैं, उस पेशा के प्रति हमारी जो एक परंपरागत अभिरुचि है, वह अभिरुचि समाप्त होती जा रही है। फिर भी जाति में रहने के कारण उस पेशा को करना पड़ रहा है। और उद्योग धंधा के कमजोर पड़ने के कारण, या जिस कार्य को हम कर रहे हैं, उस कार्य में जो तकनीकी डेवलपमेंट आ जाता है, तो उद्योग का आकार बदल जाता है, जिसका परिणाम यह होता है कि आदमी अपने पेशा को जातिगत व्यवस्था कारण बदल नहीं पाता है। जो गरीबी और उत्पीड़न से भी ज्यादा दुखदायी होता है, क्योंकि वह जाति के बंधन में बंधा हुआ है। और जाति के बंधन में जो बंधा हुआ है, तो उस जाति से निकलने की अनुमति हिंदू धर्म नहीं देता है। इसलिए लेखक ने स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है कि लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे माना है? तो जाति को माना है, जाति प्रथा को माना है। इसलिए कि श्रम विभाजन के आधार पर किसी जाति विशेष से किसी कार्य को जोड़ दिया गया है।
और जब कार्य को जोड़ दिया जाता है तो उस जाति के व्यक्ति का अंदर अभिरुचि है या नहीं, उसको वह करना पड़ता है, और जो उसके लिए उत्पीड़न और गरीबी का आधार भी बन जाता है। जैसा मैं कह रहा हूं, जितना प्रश्नोत्तर है सभी का संबंध एक दूसरे से पूर्ण रूपेण जुड़ा हुआ है। एक ही तथ्य को लेखक अनेक ढंग से इस उद्घोषणा में अभिव्यक्त किया है, और जिसको हम कह सकते हैं स्पष्ट रूप में कि गरीबी और उत्पीड़न से ज्यादा जातिगत व्यवस्था है, और जाति प्रथा कारण आदमी जब जाति से निकल नहीं पाता है तो दूसरा उद्योग को कर नहीं पाता है। जाति प्रथा कारण जो प्रताड़ना झेलनी पड़ती है उसके कारण धीरे धीरे मानसिक स्थिति कमजोर हो जाती है। इसलिए लेखक का कहना है कि जाति प्रथा गरीबी और उत्पीड़न से भी ज्यादा दुखदायी है, क्योंकि जाति प्रथा में बंधे रहने के कारण आदमी की परेशानी अधिक बढ़ती है। वह एक ऐसी स्थिति में आ जाता है जहां उसको भूख मरने की नौबत उपस्थित हो जाती है। इसलिए गरीबी और उत्पीड़न से ज्यादा जाति प्रथा दुखदायी है, क्योंकि जाति प्रथा कारण आदमी जो उच्च वर्ग का है निम्न वर्ग के जाति को एक अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, जहां पर वह पूर्णपेण मानसिक प्रताड़ना का शिकार हो जाता है। और मानसिक प्रताड़ना जब शिकार हो जाता है तो उसका जितना भी कार्य के पहलू है, जितना भी कार्य का व्यापार है, जितने भी कार्य कुशलता है, वह सारी कार्य कुशलताएं पूर्णपेण कमजोर पड़ जाती है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। किन पहलुओं से? हम इस बात को जानते हैं कि जाति प्रथा भारत के जड़ जड़ में, भारत के कण कण में आज तक समाया हुआ है। यह सच है कि हम अत्याधुनिक युग की तरफ प्रवेश करते जा रहे हैं, अत्याधुनिक युग की जीवन शैली को अपना रहे हैं, लेकिन हमारे जन चेतना में जो जाति प्रथा का एक दंश, एक बीज बोया हुआ है, उस बीज को हम अभी तक उखाड़ के फेंक नहीं पाए हैं, जो भारत के लिए बहुत ही बड़ा दुखद पहलू है। इसी को लेखक कहता है कि हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। प्रमुख कह रहा है कि लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा, किन प्रमुख पहलुओं से? वह पहलू है जिस कार्य में व्यक्ति को अभिरुचि नहीं है, उस कार्य को भी उस जाति में बंधे रहने के कारण वह करने के लिए विवश है, करने के लिए लाचार है, और इन पहलुओं के कारण उस व्यक्ति में उस कार्य के प्रति दक्षता पैदा नहीं हो पाती है, क्योंकि उस कार्य से उसका संबंध वह जोड़ नहीं पाता है। वह एक टालू प्रवृत्ति की ओर आगे बढ़ता है कि ठीक है, हम इस जाति के हैं, करना पड़ रहा है, करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जाति प्रथा कारण जिस जातिगत विशेषताओं के कारण वह उस कार्य से बंधा हुआ है, वह जाति के कारण बंधा हुआ है, न कि कार्य कुशलता और मन के कारण बंधा हुआ है। और जब मन के कारण वह बंधा हुआ नहीं है तो उस कार्य को वह एक टालू प्रक्रिया में डालता है। ठीक है, करना है, करते जा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है, लेखक जो इस बात को स्पष्ट रूप में कहा है कि लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है, वह पहलू है अरुचिकर। व्यक्ति जब जन्म लेता है तो प्रत्येक व्यक्ति की बाल्यावस्था में अलग अलग प्रकार की अभिरुचि होती है, और उन अभिरुचियों का विकास परिवेशगत विशेषताओं के आधार पर अलग अलग होनी चाहिए। लेकिन जिस जाति में जन्म लेता है, अंत में उसकी कार्यकुशलता उसी जाति में जाकर बंद हो जाती है। उस कार्यकुशलता को जब जाति में कैद कर दिया जाता है तो उस व्यक्ति में जो दूसरा कार्य करने की क्षमता है, वह क्षमता समाप्त हो जाती है। और जब वह क्षमता समाप्त हो जाती है तो वह कार्य को मन से नहीं करता है,
अरुचिकर ढंग से करता है, किसी ढंग से टालू प्रक्रिया में वह आगे बढ़ता चला जाता है, तो यह जो है वह समाज के लिए पूर्ण रूपेण हानिकारक है। क्योंकि जिस कार्य को कर रहा है उस कार्य को सहज रूप में वह करने से इनकार कर रहा है। वह कर रहा है इसलिए कि हम इस जाति के हैं, दूसरा कार्य नहीं है। तो यह पहलू जो है वह पूर्ण रूपेण हानिकारक है। जाति कारण आदमी उस कार्य को करने के लिए जो विवश है, उस व्यक्ति में एक अलग प्रकार का व्यक्तित्व का विकास हो सकता था, लेकिन जाति प्रथा कारण वह विकास उस जाति के कार्य में ही जाकर कैद हो जाता है। दूसरा जो कार्य का पहलू है उस पहलू की तरफ वह जा नहीं पाता है, जो कि पूर्ण रूपेण हानिकारक है। और भारतवर्ष की जो मन स्थिति आज तक बनी हुई है उससे आज तक हम आजाद नहीं हो पाए हैं। इसलिए हानिकारक पहलू यह है कि जाति के आधार पर कार्य का बंटवारा नहीं होना चाहिए, अभिरुचि के आधार पर होना चाहिए कि हमारी अभिरुचि क्या है, हमको किस कार्य को करने में मन लगता है, किस कार्य को हम सफलतापूर्वक करके अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इस तथ्य को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, जिस जाति का है उसी जाति को काम करने के लिए विवश है, जो समाज के लिए पूर्ण रूपेण हानिकारक है। अंत में महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। यह सच है कि हम लोकतंत्र में जी रहे हैं। हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था आज मौजूद है, लेकिन इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी लोकतंत्र का एक स्वच्छंद पहलू नजर नहीं आता है। अशिक्षा के कारण, अंधविश्वास के कारण, पाखंड के कारण, भावनागत विशेषताओं के कारण आदमी लोकतंत्र को एक सफल आकार नहीं दे पा रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि इसमें जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। सच्चा लोकतंत्र वही स्थापित हो सकता है जहां जाति प्रथा न हो, जहां कोई व्यक्ति अपने कार्य को किसी जाति में बंधकर नहीं करता हो, बल्कि उस कार्य का संबंध उसके अंतःकरण से हो, उसके व्यक्तित्व से हो, तब उस कार्य को सही ढंग से कर सकता है। और आदमी के बीच जातिगत आधार पर एक खंडन विभाजन की रेखा नहीं हो, बल्कि सभी के बीच एक भाईचारा हो, सभी के बीच अपनत्वपन का एहसास हो, सभी के बीच एक समता मूलक प्रवृत्ति हो, और सभी के पास एक स्वतंत्रता हो, एक आजादी हो अपने कार्य को चुनने की, अपने कार्य को करने की, अपने जीवन के प्रगति पथ की ओर प्रशस्त होने की। अलग अलग एक अवसर प्रदान होनी चाहिए, एक अवसर मिलना चाहिए जिसके आधार पर व्यक्ति आगे की ओर बढ़ सकता है। इसमें विशेषता यह होनी चाहिए कि हम इस लोकतंत्र को सफल तभी बना सकते हैं जब भारतवर्ष में आपस में एक भाईचारा हो। हम सभी भारतीय हैं, हम जातिगत बंधन में नहीं बंधेंगे, हम ऊंच नीच की भावनाओं में नहीं बंधेंगे, हम गरीबी अमीरी में नहीं बंधेंगे, बल्कि हम एक भारतीय होंगे। और सच्चाई तो यह है कि उस वक्त हमारा लोकतंत्र एक स्वच्छंद उन्मुक्त भाव से विश्व में अपने स्थान को स्थापित कर पाएगा, जहां पर कह सकते हैं कि संबंध होगा वह दूध और पानी का होगा। दूध और पानी से तात्पर्य होता है कि दूध की जो विशेषताएं हैं, जब पानी उसमें मिलाया जाता है तो उस पानी का रंग भी उजला हो जाता है। यानी जब अच्छे लोकतंत्र का विकास होगा तो जो अशिक्षित है, जो पिछड़े हुए लोग हैं, वे लोग भी लोकतंत्र को समझ पाएंगे और आगे की ओर बढ़ पाएंगे। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हमारे अंदर भाईचारा का विकास हो, भ्रातृत्व का विकास हो, देश बंधुत्व का विकास हो। कानून की दृष्टि में संवैधानिक आधार पर सब बराबर है, यह सच है,
लेकिन व्यवहारिक धरातल पर नहीं देखा जा रहा है। व्यवहारिक धरातल पर आज भी ऊंच नीच की स्थिति बनी हुई है, जो लोकतंत्र के लिए पूर्ण रूपेण खतरनाक है। आदमी को जो स्वतंत्रता मिलनी चाहिए अपने विचार को व्यक्त करने के लिए, यह हमारे संविधान में दिया हुआ है, जिसको आधुनिक युग के मनु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में इस प्रकार की व्याख्या की कि समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है।